हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से करेंगे PYQ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सीटेट SST पेपर 2 का है और ये PYQ है। तो चलिए हम लोग आज इसे देखते हैं। ठीक है, तो जो चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक पहुँच जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वनस्पत पर्वत है? एक में है हिमालय पर्वत, दूसरा में है अल्पसियन पर्वत और तीसरा में है यूराल पर्वत और चौथा है वेसेस पर्वत। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और कथन बी दिया हुआ है। ठीक है, तो कथन ए में है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, जो कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसका बाद यहाँ पर कथन बी में है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। कितना दिनों में? तो 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। ये भी बिल्कुल सही है। क्या करता है कि वो अपने अक्ष पर 27 दिनों में पूरा करता है और अपने अक्ष पर भी 27 दिन में पूरा करता है। इसी के कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो दोनों सही है और ये व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक सेल के बारे में दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए में है, अग्नीय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में आंतरिक सेलों में परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल राइट है। बी में है कि आंतरिक सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रव्य मैग्मा बनाते हैं। ये भी सही है। और तीसरा में है, संगमरमर एक आंतरिक सेल है। ये भी सही है। यानी ABC तीनों ही क्या है? तो सही है। तो तीनों कहाँ पर है? तो तीसरा ऑप्शन में देखिए, तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो किस परत पर आने पर जल जाते हैं जो उल्कापिंड होते हैं? तो एक में है मध्यमंडल, दूसरा में है वायुमंडल, तीसरा में है बहिर्मंडल, चौथा में है समताप मंडल। तो दोस्तों किस मंडल में आकर के जल जाते हैं उल्कापिंड? तो ये तीसरे मंडल पर आकर के जल जाते हैं। और तीसरे मंडल में कौन सा आते हैं? तो ये तीसरे मंडल में मध्यमंडल आते हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल आते हैं, उसका बाद समताप मंडल आते हैं, उसका बाद फिर मध्यमंडल, उसका बाद बाह्य वायुमंडल, उसका बाद बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये तीसरे वाला में जल जाते हैं। जब अंतरिक्ष से जब प्रवेश करते हैं उल्कापिंड तो ये तीसरे मंडल में आने से ये क्या होते हैं? जल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। तो ये ऋतु प्रवास है वो किससे जुड़ा हुआ है? एक में है लोगों के आवागमन से और दूसरा में है घरों की पास बसावट से और तीसरा में है एक छोटे घर के पौधे रखने की कृत्रिमी आहत से और चौथा में है ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो ऋतु प्रवास है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो वो है लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए में क्या है कि ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है।
दूसरा में है कि पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इसके उदाहरण हैं। क्या है? पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इसके उदाहरण हैं। तो ये दोनों ही सही है। क्या है कि पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलते रहती है, और पश्चिम और पूर्वी जो पवनें हैं इसके उदाहरण हैं। जैसे ये क्या है? तो पृथ्वी है, और ये क्या है? तो इसमें है जो कि इधर से अगर चल रहा है तो ऐसे ऐसे चलते रहेगा, और अगर इधर जा रहा है तो ऐसे ऐसे चलते रहेगा। मतलब ये क्या है? निश्चित दिशा में एक ही तरफ चलते रहना। ठीक है, तो ये ए और बी दोनों ही सही है। तो दोस्तों बताइए कहाँ पर ए और बी दोनों सही है? तो तीसरा ऑप्शन में देखिए। ठीक है, ये क्या है? तो तीसरा ऑप्शन में राइट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो दोस्तों ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो एक में है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, दूसरा में है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, और तीसरा में है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, और चौथा है भूमध्य सागरीय वनस्पति के। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ब्राज़ील के जो कंपोस और वेनेजुएला के लानोस है वो किस चीज़ का है? तो ये उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। क्या है? तो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। तो ये तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए में है कि जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। बी में है कि किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चवास पर निर्भर करती है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोनों ही गलत, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। ए में है कि यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बी में है यह ऊर्जा स्रोत तब निर्युक्त होती है जब अपकृष्टि तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो बताइए इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो एक में है बायोगैस, दूसरा में है प्राकृतिक गैस, तीसरा में है भूतापीय ऊर्जा, और चौथा है मोम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा? ये प्राकृतिक गैस हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? ए में है ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा में है अंटार्कटिका, तीसरा में है यूरोप, और चौथा में है एशिया। तो कौन सा महाद्वीप में भारत का शोध स्थान स्थित है? तो दोस्तों कौन सा में है? मान के चलिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये आर्कटिक सर्कल है यार, ये अंटार्कटिक। तो यहाँ पर देखिए और यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे इधर हो जाएगा एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर हो जाता है अंटार्कटिका। लेकिन अंटार्कटिका में ही क्या है? तो भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ स्थित है? तो ये है अंटार्कटिका में, ठीक है, अंटार्कटिका में। और यहाँ पर मानव निवास नहीं करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे देश का यहाँ पर शोध केंद्र है, जैसे हमारे भारत का है, ठीक है। तो इसका कहाँ, ये कौन सा हो जाएगा? तो अंटार्कटिका हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? क्या है? तो खनिज के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। एक में है ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, दूसरा में है इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, और तीसरा में है ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, और चौथा में है सभी खनिज आध्यात्मिक होते हैं। तो क्या दोस्तों सभी खनिज आध्यात्मिक होते हैं? अगर खनिज के बारे में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि सभी खनिज आध्यात्मिक नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो
फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर नहीं को पूछ रहा है, तो सभी खनिज अधात्विक नहीं होते हैं, बहुत से ऐसे खनिज हैं जो धात्विक होते हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर सभी खनिज बोला है, इसलिए ये गलत हो जाएगा और गलत को ही यहाँ पर चूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एम है नर्मदा घाटी, दूसरा है वज्जी, और बीम है गारो पहाड़ियाँ, और डीम है गंगा घाटी, और ईम है सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। तो बताइए इसका जोड़ी किसका 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 साथ में लगेगा। तो एक जोड़ी किसका साथ में लगेगा, तो एक जोड़ी लग जाएगा नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी यानी आखेटक और संग्राहक, यानी दूसरा ऑप्शन में लगेगा, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन में लगेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन में किसी यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, फोर्थ में भी नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा साफ साफ तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन चलिए हम लोग पहले और बाद वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। बी का जोड़ी किसका साथ में लगेगा, वज्जी आरंभिक गणतंत्र, ठीक है, 1 ऑप्शन में लगेगा। उसके बाद सी का जोड़ी जो गारो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ, तो आरंभिक कृषि, ठीक है, ये 5 नंबर में हो जाएगा, ठीक है। सर गंगा घाटी, गंगा घाटी ये क्या हो जाएगा, तो गंगा घाटी में हो जाएगा ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व में शहर। उसके बाद सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा निकल कर आ जाएगा, तो ई का जोड़ी किसका साथ में, फोर्थ का साथ में लग रहा है। तो यहाँ पर भी इधर से भी निकल जाएगा, यहाँ पर भी ई का जोड़ी फोर्थ का साथ में नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यानी 3 ऑप्शन में है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन में है, तो ये 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। कथन ए है कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कला विधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन बी है कि लंबी समस्या विधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो बताइए इसमें दोनों सही है, दोनों नहीं है सही, या कौन सा सही हो जाएगा। तो ए में देखिए हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कला विधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एक क्या है दोस्तों, तो एक गलत है। बीम है कि लंबी समस्या विधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है, ये बिल्कुल क्या है, तो राइट है, ठीक है। तो जहाँ पर ए गलत हो जाएगा बी सही हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कहाँ पर ही है, तो ये 4th ऑप्शन में है, ठीक है। तो 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। कथन ए में है कि कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। कथन बी में है कि राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्ति करने और लोगों को ब्रिटिश शासक के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही। तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा दोनों, ठीक है, क्या हो जाएगा दोनों, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका यहाँ पर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किससे एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है। प्राथमिक स्रोत कंगदा शैली के चित्रकला, गिरनार का शैल अभिलेख, उसके बाद है पदशाह
नमा चित्रकला और मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो इसमें से में कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें से में देखिए कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला ये प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था? तो एक में है सरकारी संस्थानों में, दूसरा में है एक निश्चित फीस लेकर, और तीसरा में है कि साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, और चौथा में है वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। तो इसमें से में कौन सा हो जाएगा सही? तो सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 ऑप्शन। मतलब जो ब्रिटिश काल थे, तो ब्रिटिश काल के पहले कैसे पढ़ाया जाता था बच्चों को? तो साल भर फसल कटाई के समय छोड़ करके, मतलब उस वक्त फसल जो कटाई हो रहा था उस वक्त छोड़ करके सालों भर पढ़ाई करते थे। ठीक है, तो यानी 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए और बी 18-19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय संदर्भ है। कथन ए और कथन बी दिया हुआ है। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्रीय राज्य के रूप में देखते थे। कथन बी में है कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्रीय था। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्रीय राज्य के रूप में देखते थे। तो ये गलत हो जाएगा और बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जब बी ऑप्शन राइट हो जाएगा तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है सही। फोर्थ ऑप्शन में देखिए ए गलत है किंतु बी क्या है तो सही है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है BCE का तात्पर्य क्या है, यानी BC का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, एक में है कि B फॉर क्रिश्चियन एरा, दूसरा में है B फॉर कॉमन एरा, तीसरा में है B फॉर सीरीज एरा, और चौथा है B फॉर कंटेम्परेरी एरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B फॉर कॉमन एरा। ठीक है, क्या हो जाएगा? B फॉर कॉमन एरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? एक में है कि उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है, दूसरा में है कि महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं, और तीसरा में है शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित है, और चौथा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जिसका सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। महाराष्ट्र की जो पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं कि यहाँ पर भारत में भी शुतुरमुर्ग हुआ करते थे, अभी नहीं है लेकिन पहले हुआ करते थे ये पूरा पाषाण काल में। तो यहाँ पर दर्शाया गया है कि कहाँ मिले थे, तो ये महाराष्ट्र के जो पटने है वहाँ पर पुरास्थल है, वहाँ पर मिले थे अंडे के अवशेष। उससे पता चलता है कि यहाँ पर शुतुरमुर्ग रहा करता था। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? हड़प्पा शहर बहुत बड़ा था लेकिन वो उसका पतन हो गया, वो ख़त्म हो गया, लेकिन उसका ख़त्म होने का कारण क्या था? तो एक में है कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। ठीक है, अब बी में है कि जंगलों का विनाश हो गया होगा, और सी में है सभ्यता के पूरी क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी, और डी में है कि संभवतः नदियाँ सूख गई होगी। तो बताइए इसमें सही क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर सी में देखिए कि संभवतः पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी।
ये पूरे क्षेत्र के बारे में बोल रहे हैं, जो कि वहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी ने जो पढ़े थे उसमें डायरेक्टली क्या दिया हुआ था कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जिसमें बाढ़ आए होंगे। पूरा क्षेत्र में बाढ़ आने का कहीं संभावना नहीं था। ये अभी भी ऐसे कोई असल प्रमाण नहीं है कि ये ऐसी चीज़ होने के बाद समाप्त हुआ है, बस इसको अनुमान लगाया जाता है, ठीक है ना। अनुमान लगाया जाता है और उससे पता किया जाता है कि शायद ऐसा हुआ होगा, ठीक है। हो सकता है जंगल का विनाश हो गया होगा, हो सकता है नदियाँ सूख गई होगी, हो सकता है कुछ जगहों पर बाढ़ आ गया होगा, हो सकता है वहाँ का शासक नियंत्रण जो था वो समाप्त हो गया होगा। ऐसे अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रियल कोई ऐसे नहीं मिले हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। तो जहाँ पर भी सी ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी सी है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी जहाँ पर भी सी है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? तो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत एक में है कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। दूसरा है बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। तीसरा है बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। चौथा में है कि मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। बताइए इसमें जो सही है महायान के बारे में वो कौन सा है? तो कुछ क्या है तो यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? एक में उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। दूसरा है कि गंगा में मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार पाया गया। और तीसरा में दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण करना कठिन था। और चौथा में है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। तो इसका जो सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। कौन हो जाएगा? तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण रखना क्या तो कठिन था, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक में है कि समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। दूसरा है कि अधिकांश जनजाति समूहों ने लिखित दस्तावेज रखता है। और फिर ये तीसरा में है कि जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। और चौथा है जनजातीय समाज अपने विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे से निर्भर रहा। तो यहाँ पर जो गलत है दोस्तों उससे पूछना, इससे बताना है, ठीक है। तब यहाँ पर जो गलत है वो कौन सा गलत है? तो यहाँ पर देखिए कि ये बोल रहा है कि समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। ये बिल्कुल राइट है, उनके बारे में बहुत कम जानकारी दिया गया है। उसके बाद दूसरा में कि अधिकांश जनजाति जो है समूह में लिखित दस्तावेज रखा है। तो लिखित दस्तावेज नहीं रखा है, ठीक है। वैसे ही मौखिक दस्तावेज था, लिखित दस्तावेज नहीं है। यहाँ पर जनजातीय लोग ने समृद्ध रीति रिवाजें और मौखिक परंपराओं पर संरक्षण किया है, ये बिल्कुल राइट है। उसके बाद है कि चौथा में कि जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे से क्या थे तो निर्भर थे। एक दूसरे से क्या थे तो निर्भर थे। अगर आप सही से इनको जानिए फिर आपका इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनेगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर दस्तावेज लिखित रखा जा रहा बोल रहा है ना, तो इसमें नहीं रखा जाता है, इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो ये दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? एक में है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ये बिल्कुल राइट है। क्या है? तो ये बिल्कुल राइट है और इस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र विशेषता नहीं है? यहाँ पर जो नहीं है उसे दिखाना है। एक में है कि मतदान द्वारा प्रतिनिधित्व का चुनाव, दूसरा है प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, तीसरा में है जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता और चौथा में है जनता को मतदान का अधिकार। तो जो चीज़ नहीं है उस चीज़ को यहाँ पर चूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर गलत पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता है। यहाँ पर प्रत्यक्ष बोल रहा है। ठीक है, और ये अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होगा। ठीक है, अगर जनता चुनते हैं तो डायरेक्टली जा करके नहीं चुनते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वो भाग लेते हैं और चुनते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? भारत को छोटा तिब्बत किसको कहा गया है? एक में है लद्दाख, दूसरा में है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा में है सिक्किम, चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अपीलीय प्रणाली या पौनवर्ती प्रणाली किसे कहते हैं? एक में है न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, दूसरा में है न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, तीसरा में है राज्य कार्यपालिका मुख्य का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरता होने का प्रावधान, चौथा में है निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। तो बताइए यहाँ पर जो सही है उसे बताना है। ठीक है ना, जो अपील प्रणाली भारत में जो अपीलीय प्रणाली जो दिया गया है तो इसमें निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की अपील का प्रावधान। ठीक है, अगर मान चलिए निचली अदालत में अगर संतुष्ट नहीं है उसके फैसले से तो वो उसके खिलाफ क्या करेगा, उच्च न्यायालय में वो अपना केस दर्ज करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार कौन हो जाएगा? तो मान के चलिए ये पूरा भारत है। ठीक है, ये क्या है? तो भारत है। अब ये यहाँ का जो यहाँ का एरिया है वो क्या है? तो प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, तो अब इसमें देखना है कि कौन सा नहीं है। तो एक में है कि यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। ये है उत्तरी मैदान। ठीक है, तो इसका किधर है? तो ये दक्षिण में स्थित है ना, तो ये तो है इसका लक्षण, तो ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा में देखिए इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, मतलब यहाँ पर अरावली श्रृंखला स्थित है। ठीक है, उसके बाद तीसरा में है कि यह कोयला एवं लौह आश्चर्य जैसे खनिजों की प्रचुरता है। यहाँ पर जो कोयला लौह आश्चर्य जैसा प्रचुरता है ये भी बिल्कुल राइट है इसके बारे में। ठीक है, अब चौथा में देखिए कि इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि महानदी और कृष्णा नदी मौजूद है। कहाँ बहने के लिए? तो पश्चिम में बहने के लिए, जो कि ये गलत है। ये बंगाल की खाड़ी में बहती है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में आती है पूरब की तरह से। ठीक, पूरब की तरह में ये पूरब बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। और पश्चिम में अगर तापी नदी होते या नर्मदा नदी होते तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर बोला रहा है कि महानदी और कृष्णा नदी, तो ये गलत हो जाएगा। इसका ये प्रायद्वीपीय पठार के हिसाब से ये लक्षण नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन
अफ्रीका के बारे में सही है। अभी वहाँ पर लक्षण नहीं है उसको देखे थे, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि अफ्रीका के बारे में सही है। ठीक है, एक में है कि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। गलत। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग कहाँ है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। दूसरा है कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती है। बिल्कुल ये राइट है। यही एक ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जिससे कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और विषुवत रेखा भी गुजरती है। ठीक है। अब यहाँ बोल रहे हैं कि गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। गलत। ये गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। उसके बाद चौथा में बोल रहे हैं कि इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इससे एशिया से अलग करते हैं। तो क्या पश्चिम में यूराल पर्वत है? ये एशिया से तो अलग करते हैं, लेकिन कहाँ पर है? तो ये यूरोप महाद्वीप को और एशिया महाद्वीप को अलग करते हैं, जो कि मान के चलिए ये यूरोप महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, तो यहाँ है तो ये अलग करते हैं। ठीक है ना। तो ये सही पूछा है, तो सही कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखाएं गुजरती है। ये ऐसा महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। ठीक है। और 7 महाद्वीप में तीनों रेखाएं इसी महाद्वीप से होकर के गुजरती है। एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। जैसे हमारे भारत को भी कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि मतलब जो शरद ऋतु होते हैं उसमें वर्षा होती है, पर क्यों होती है? एक में है पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। दूसरा में है पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तीसरा में है पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है। और चौथा में है पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। तो बताइए दोस्तों इसमें सही क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें जो सही होगा वो होगा पवन स्थल भागों से लौट करके ये कहाँ जाते हैं? तो ये बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी की ओर मान के चलिए ये क्या है? तो भारत है। ये स्थल से लौटे, स्थल से लौट करके ये कहाँ आ रहे हैं? तो ये बंगाल की खाड़ी में आ रहे हैं। ठीक है। और यहीं पर आते हैं और आंध्र प्रदेश और फिर उड़ीसा में बहुत भारी चक्रवात करते हैं और चक्रवात करते फिर ये थोड़ा सा नज़दीक आते हैं। नीचे आने के बाद ये यहाँ पर नमी ग्रहण करते हैं और नमी ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्या होते हैं? तो वर्षा होते हैं। ठीक है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर क्या? तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।